हाँ सर आ रही। ओके। तो कल हमने आधे क्वेश्चन देखे थे राजकुमार सैंपल केस स्टडी के। टुडे विल सी द अदर पार्ट ऑफ इट, मतलब जो बाकी के आधे हैं। तो कल आपने प्रैक्टिस किए थे, लाइक जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन थे, लिंक हुआ आपको? हाँ किए थे थोड़े। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। टैक्स वाला क्वेश्चन हमने देखा था लास्ट, आई गेस 6th क्वेश्चन इट वाज। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th वाला, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वाला। ये 7th पे मैं बाद में आता हूँ क्योंकि इसमें को भी थोड़ा डाउट है कि उसमें कैलकुलेशन कुछ अलग किया है। 8th क्वेश्चन पे आता हूँ, विच इज ए थियरी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको समझ में आया जिसने भी पढ़ा होगा, जैसे मोना अगर आपने पढ़ा होगा तो लक्ष्मी एज अ हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट कवर द फैमिली अप टू स्पेसिफाइड अमाउंट। Rajkumar, being self-employed, is contemplating buying a separate health cover for himself besides a family floater health plan for additional coverage for the family. What do you suggest to him on this aspect? मतलब basically they are asking कि राजकुमार को आप क्या एडवाइस करोगे with regards to health insurance? तो अगर आप चार ऑप्शंस पढ़ोगे, like राजकुमार should first buy an accidental disability and critical illness insurance to cover this pure risk attributable to his situation besides protecting his family's financial stability in this event. ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन इज राजकुमार शुड ओनली बाय हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ। द फैमिली सीम्स वेल कवर्ड अंडर लक्ष्मी एम्प्लॉयर बेस, तो ऑब्वियसली ये कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सब क्लाइंट्स को बोलते हैं कि यू शुड नेवर बी डिपेंडेड अपॉन द कॉर्पोरेट पॉलिसी बट इंस्टेड यू शुड हैव अ प्राइवेट पॉलिसी ऑफ योर ओन। Rajkumar should go for a high value family floater health insurance which shall provide additional and alternative health insurance to the फैमिली। अब हाई वैल्यू इन द सेंस, कोई इसमें अमाउंट मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, लाइक इट कैन बी 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, तो वो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये वेग वेग ऑप्शन है, क्योंकि जब आप क्लाइंट को बोलोगे हाई वैल्यू करना है तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कितना करना है। तो राजकुमार शुड टेक अ लो वैल्यू, ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट लो वैल्यू फैमिली फ्लोटर में ही ये क्या कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है विच इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, बिकॉज राजकुमार एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने की वजह से एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है अपने बिजनेस के अलावा, तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी की अगर वो डिसेबल हो जाता है देन देयर शुड बी अ पॉलिसी विच वुड पे फॉर हिज एक्सपेंसेस एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट हिज प्योर रिस्क। तो क्रिटिकल इलनेस इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जहाँ पर एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, देन इन दैट केस राजकुमार शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ कवरेज कि उतनी बड़ी बीमारी का एक्सपेंस वो उठा सके अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, फैमिली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये अगर आप चार ऑप्शन देखोगे ना, तो इसमें एस राइट या रॉन्ग की बात नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आपको ये देखना है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट थिंग विच इज कवरिंग रिस्क। मतलब आप कौन से ऑप्शन में क्लोजेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो रिस्क कवर करने की, और वो है आपका ए ऑप्शन, जहां पर ज्यादा रिस्क कवर हो रही है, जहां पर ज्यादा थॉट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एक्सपोजर। तो जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा होता है यू फील दैट देर आर कपल ऑफ ऑप्शन विच आर राइट, देन इन दैट सिनेरियो इट इज इम्पेरेटिव कि आप ये समझो कि इसमें ज्यादा राइट कौन सा है। तो इट इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग एवरी टाइम बट अप्रोप्रिएट एंड इन अप्रोप्रिएट, क्योंकि एडवाइजरी में वहां पर बहुत थिन लाइन है कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज इन अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 9 पे आते हैं। राजकुमार इज नॉट वेरी एक्टिव इन डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, his investment being in four stocks, one of which is ABC Limited. He purchased 200 shares for 525 of his company in July 2017. तो जुलाई 2017 में उन्होंने पहली बार शेयर्स खरीदा। कितने शेयर्स खरीदे? 200 शेयर। राइट, 200 शेयर। 200 शेयर्स खरीदे जुलाई 2017 में एट द कॉस्ट ऑफ 525।
उसके बाद हाईएस्ट प्राइस एज ऑन 31 Jan 2018 ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज 950। ये प्राइस क्यों दिया गया है 2018 का? ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट। एग्जैक्टली क्योंकि ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन अनाउंस हुआ था कि बाबा फ्रॉम दिस डे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल आल्सो बी टैक्सेबल, बट टू गिव रिलीफ टू द पीपल हु हैड परचेज शेयर और म्यूचुअल फंड बिफोर दिस पीरियड, बिकॉज उन्होंने जब बाय किया था दे बॉट विद एन इंटेंशन ऑफ अ कंप्लीटली टैक्स फ्री एसेट, तो उनको रिलीफ देने के लिए ये क्लॉज लाया गया था ग्रैंडफादरिंग का कि 31 जुलाई 2018 तक आपका जो भी प्रॉफिट्स है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। द स्टॉक करंटली कोट्स एट 1675, तो आज का प्राइस है 1675। ही हैड एडिशनली परचेज 100 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड 6 months ago फॉर रुपीज 1900, तो 1900 में और शेयर खरीदे 6 months ago, मतलब अभी से ही 6 months पहले, तो आप ऐसे समझो कि 22-23 में उन्होंने खरीदा 100 शेयर इंटू 1900, राइट, विच इज इक्वल टू 1.9 लाख, और करंट प्राइस चल रहा है ये, तो बट ऑब्वियस ये जो लेटेस्ट शेयर खरीदे वो लॉस में है, लेकिन पिछले वाले शेयर जो है वो प्रॉफिट में। द फंडामेंटल्स ऑफ एबीसी लिमिटेड नॉट बीइंग साउंड ऑफ लेट, इसीलिए प्राइस करेक्शन है इतना। राजकुमार वांट्स टू सेल हिज एंटायर होल्डिंग, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी, अगर वो आज का आज पूरा लिक्विडेट करता है तो ऑब्वियसली जब आप सेल करोगे तो आज का प्राइस है 1675, आपके पास टोटल है 300 शेयर, तो 300 शेयर अगर आपके पास टोटल है तो कितना हो जाएगा प्राइस, 300 इंटू 1675 क्या होगा? ₹5,02,500। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर कुछ दिया नहीं है, वी विल इग्नोर दैट, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ेंगे हम। अब जो लेटेस्ट है उनका तो क्लियर है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,90,000, बट जो ग्रैंडफादरिंग वाला है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगा? इट वॉज बॉट फॉर 525, बट 31 Jan में प्राइस वॉज 950, तो क्या रहेगा इसका? 950 रहेगा, तो 200 इंटू 950, अगेन कोइंसिडेंटली ये भी 1,90,000 ही आ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,22,500, बराबर है 1,22,000, आपका ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ गेन हो गया। नाउ अभी का रूल छोड़ दो कि 1,25,000 है, इससे पहले कितना एग्जाम था, 1 लाख तक था, राइट? यस। तो 1 लाख अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 22,500, इसका 10% होता है 2,250 इंटू 1.04, क्योंकि एजुकेशन सेस भी हमें ऐड करना है, विच इज 2,340, यही हमारा ऑप्शन है यहाँ पर। क्लियर ऑन दिस पार्ट? हाँ सर। यस। एक सेकेंड। Let's move on to the next one. Retirement planning. As an alternative for the 25-year long retirement starting with Lakshmi's age of 60, मतलब ऐसा बोल रहे हैं वो लोग कि अर्लियर उनका जो रिटायरमेंट प्लान था लक्ष्मी के रिटायरमेंट से स्टार्ट हो रहा था, एंड इट वाज अ 25-year long retirement plan. You suggest a bucket strategy wherein the expenses for the first 5 years are put in liquid fund while the remaining amount is kept invested in an equity mutual fund.
तो क्या हो रहा है कि 5 5 ईयर्स के ब्लॉक में उन्होंने डिवाइड किया है। पहले 5 साल का जो लगने वाला है, लाइक 60 से लेके 65 तक के एज में जो लगने वाला है, वो पैसा उन्होंने अभी से ही लिक्विड फंड में डाल दिया। 65 के बाद जो लगने वाला है उसको इक्विटी में इन्वेस्टेड रखा है। तो एट द एंड ऑफ एवरी 5 years एन इक्वल अमाउंट ऑफ नेक्स्ट 5 years इज स्विच्ड फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड टू लिक्विड फंड। ठीक है, तो क्या किया है उन्होंने कि ऐसे ही करते थे, मतलब जैसे 60 to 65 का पैसा 60 में उन्होंने रख दिया म्यूचुअल फंड में। 60 to 65 में जो लगने वाला है वो 60 के एज में ही लिक्विड फंड में रख दिया। फिर 65 to 70 में जो लगने वाला है वो 65 के एज में लिक्विड फंड में रख दिया। 70 to 75 का भी 70 के एज में लिक्विड फंड में रख दिया। So in this fashion what they are doing is they are protecting their 5 years of expense by putting it into the liquid fund। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक लास्ट स्विच नहीं हो जाता। जैसे 75 to 80, ये 75 के एज में लिक्विड फंड में शिफ्ट होगा, एंड 80 to 85 विच इज लास्ट ब्लॉक ऑफ 5 years, ये 80 के एज में लिक्विड फंड में स्विच होगा। तब तक जैसे 60 to 65 में आगे का पैसा इक्विटी में होगा, 65 to 70 में यहाँ के आगे का पैसा इक्विटी में होगा, so on and so forth। You estimate that expenditure equivalent to current rupees 60,000 per month shall be required under retirement age, with inflation in expenses including lifestyle to be considered at 5.5% up to Lakshmi's retirement and 4% during retirement। मतलब ये जो 60,000 रुपीज आपको दिया है ये आज का खर्चा है। When लक्ष्मी इज 43 तब 60,000 खर्चा है, बट बाय द टाइम शी विल बी 60 ये अमाउंट अलग होगा। तो कितना होगा? वो बोल रहे हैं कि अभी वो 5.5% के इन्फ्लेशन रेट पे ग्रो करेगा, बट एज सुन एज शी वुड रिटायर उसके बाद का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% होगा। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट का जो इन्फ्लेशन रेट है दैट वुड बी 4%। तो कितना कैपिटल उनको टारगेट करना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जब भी आपको मंथली एक्सपेंसेस दिए गए हो, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज आपको उसको एनुअल कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना है कि आपको मंथली है तो मंथली में नहीं करना है, एनुअली कन्वर्ट करो फिर करो। जैसे 60,000 रुपीज ये मंथली है, आप इसको या तो अभी एनुअली कन्वर्ट करो या बाद में एनुअली कन्वर्ट करो, द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो 60,000 इंटू 12 साल का होता है 7,20,000 इंटू 1.055, ये आपका इन्फ्लेशन रेट है। और रिटायर होने में लक्ष्मी को है 17 साल। तो बाय द टाइम शी वुड रिटायर, तो आज का जो 7.2 लाख पर एनम का एक्सपेंस है वो बन जाएगा 17,89,000। एन आपका रहेगा 17, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट आपका रहेगा 5.5%। ठीक है, पीवी में आपका ये आपका पीवी रहेगा 7.2 लाख, और ये आपका फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, बिगिन मोड में। अब पोस्ट रिटायरमेंट का इन्फ्लेशन रेट इज 4%, वेर एज इन लोग लिक्विड फंड में रखने वाले, तो लिक्विड फंड का रेट यहाँ पर तो नहीं दिया है, बट वी हैव दैट इन द केस स्टडी, वहां पर यू कैन कंसिडर इट टू बी 6%। तो पहले बकेट का कितना पैसा रहेगा? तो क्या आप लोग को ये निकालने के लिए आया? मतलब हाउ डिड वर यू एबल टू फाइंड दिस अमाउंट? यस। मोना आपको आया था? हाँ सर, वो जो 21,76,000 का वैल्यू है ना हमारा, वही बोल रहे हो आप? नहीं, 86 लाख वाला। 1,04,1,04 सॉरी। नहीं, 86 लाख वाला। नहीं, वो वैल्यू नहीं आई। पर वो वैल्यू तो सिंपल है, इट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर फर्स्ट बकेट। फर्स्ट बकेट क्या है? 60 to 65 वाला। ठीक है, हम्म तो आप कैसे हम्म फाइंड करोगे?
आपका एन रहेगा 5, आई आपका रहेगा रियल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 6 - 4 डिवाइडेड बाय 1.04। पीवी आपको फाइंड करना है। पीएमटी आपका रहेगा ये 17,89,000 और ओके। फ्यूचर वैल्यू आपका रहेगा 0। पी बाय वाई मतलब बाकी ये छोड़ दो, ये इग्नोर करो, आपके इसमें सेट रहेगा बिगिन एक्सेल में। हम्म। तो ये जो पीवी है ये 86 लाख, 86 लाख क्या है? ये बेसिकली 60 to 65 के लिए लिक्विड फंड में डाला हुआ पैसा है। समझ आया? हाँ। उसके बाद ये 21,76,000 क्या है? ये हमारी जो हमने इन्फ्लेटेड वैल्यू निकाली थी हाँ, एक्सपेंसेस की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसके बाद जो 5 साल बाद हमको कितना मतलब उसके लिए कॉर्पस चाहिए, वो प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली है। राइट। तो दिस इज लाइक 17,89,000, ये 60 के एज पे एक्सपेंसेस है, बट बाय द टाइम 65 आ हम्म। जाएगा तब एक्सपेंसेस क्या होंगे? तब आपका रहेगा एन इज 21 से। 5, आई आपका रहेगा 4%। याद रखना बिकॉज इन्फ्लेशन, रिटायरमेंट के बाद का इन्फ्लेशन रेट 4% है। पीवी हाँ आपका रहेगा ठीक है। -17,89,058। हम्म। पीएमटी कुछ नहीं है। फ्यूचर वैल्यू आपका रहेगा ये हम्म। 21,76,000। और अगेन जो चीज हम्म। आपने यहाँ पर की है वैसे ही 21,76,000 को यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे फॉर हाँ 65 to 70। और रियल रेट ऑफ रिटर्न यही रहेगा 4 और 6 का। ठीक है? हाँ। ऐसे करते करते आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट 5 ये ब्लॉक ईयर्स का आप उसी तरह वैल्यू निकालते जाओगे। तो सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। ये जैसे हमने अभी पहले जो लिखे है अमाउंट टू बी केप्ट इन लिक्विड फंड फॉर द फर्स्ट बकेट, वहां हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, वो निकाला है जो हम 60 की एज पे पहले से ही रख देंगे, मतलब हाँ 65 जो टू उसका पीरियड शुरू होने वाला है। हाँ हाँ। हाँ मतलब जैसे 60 to 65 वाला है तो 60 to 65 हम्म। वाला हम 60 के एज में ही बकेट लिक्विड में रख देंगे। तो वो और 86 लाख वो वैल्यू है जो हम 60 की एज पे रखने वाले हैं। एग्जैक्टली लिक्विड फंड में। और अभी जो हमने ये 1 करोड़ 4 लाख वाली जो 80,000 निकाली है, हाँ ये हमको चाहिए होगा फंड में, लिक्विड फंड में आफ्टर 5 इयर्स, तो हम पहले से कैलकुलेट कर रहे तो हम हाँ हैं। ये तो हम मतलब उस क्या बोल रहे हो? ये दोनों का समझ, मतलब ये कैलकुलेशन तो समझ आ गया, बट इसका ना लॉजिक नहीं समझ आ रहा कि हम ये दोनों जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या मतलब चल रहा है ये। मैंने कैलकुलेशन सारी कर ली थी बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो लॉजिकली। लॉजिक इसमें ऐसा है, देखो इन्होंने है ना एक अलग मेथड से कैलकुलेट किया है। अगर आप सिंपलेस्ट मेथड से करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है। इसने पूछा क्या है कि मुझे रिटायरमेंट में कितना कैपिटल चाहिए, बराबर है? हाँ अब हाँ रिटायरमेंट में हाँ। तो उसने एक ही कैपिटल जमा करा होगा, ठीक है? हम्म। उसको वो मैनेज करेगा, मतलब हाँ। जब जब टाइम आएगा तब लिक्विड में हम्म। डालेगा, बाकी इक्विटी में पड़ा रहेगा। तो ठीक। वो एक कैपिटल उसको चाहिए। तो अब वो क्या बोल रहा है, ये जो आपने कैलकुलेशन यहाँ पे सीखा है या किया है, ये 86 लाख हाँ वाला वो अमाउंट है जो 60 के एज में लिक्विड में जाएगा। बाकी का जो पैसा है वो इक्विटी में कंटिन्यू रहेगा, बराबर? हाँ। फिर 65 to 70 में जो पैसा लगने वाला है वो 65 के एज में लिक्विड में जाएगा। आगे का जो पैसा है वो इक्विटी में कंटिन्यू करेगा। फिर 70 से 75 वाला जो पैसा है वो 70 के एज में लिक्विड में जाएगा और आगे का जो पैसा लगने वाला है वो इक्विटी में ही रहेगा। एंड सेम थिंग विथ नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। अभी ये क्या है, ये जो वैल्यूज है 86 लाख, 1 करोड़ 4 लाख, 127, 155, 188, ये वो वैल्यूज है जो रिस्पेक्टिव ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में इक्विटी लिक्विड फंड में जाएगी, बराबर है? लेकिन हम्म। क्लाइंट को क्या चाहिए कि मैं 60 के एज तक कितना जमा करूं, यही चाहिए ना क्लाइंट को। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर इसको डिस्काउंट करके लाएंगे इक्विटी के रेट पे 60 के एज पे, मतलब 86 लाख तो आपके पास ऑलरेडी है, इसको तो कुछ डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वैल्यू 60 के एज पे ही है। लेकिन ये जो 1 करोड़ 4 लाख है, 1 करोड़ 4 लाख 80, ये कौन से एज की वैल्यू है? 65 के, बराबर है ना? हाँ 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 हाँ। लेकिन 65 के एज में 1 करोड़ 4 लाख है, लेकिन 60 से लिख के 65 तक ये अमाउंट इक्विटी में था ना। हम्म।
तो इक्विटी में 60 के एज में कितना डाला होगा कि ये 1 करोड़ 4 लाख बन गया होगा? मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर से। एग्जैक्टली तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे लेकिन कौन से रेट पे निकालेंगे? रेट होगा इक्विटी का 11। इन्फ्लेशन। नहीं नहीं नहीं, हाँ इन्वेस्टेड था सॉरी। ना वो, हाँ हाँ ओके। तो हाँ ग्यारह हाँ हाँ। परसेंट पे रहेगा। तो अगर आप 1 करोड़ 4 लाख को डिस्काउंट करके 11% से 5 साल अगर प्रेजेंट वैल्यू लेके आओगे तो आपको कितना मिलेगा? अ, 6219545। 6219545। ठीक है। और ये बाद में जो 1 करोड़ 27 है, इस ये भी 70 के एज की वैल्यू है, लेकिन कोई तो अमाउंट हम्म, 60 के एज पे इक्विटी में डाला होगा ना कि 70 तक 1 करोड़ 27 बन गया। हम्म, वो कितना डाला होगा? 1 करोड़ 27 डिवाइडेड बाय 1.11, मतलब उसको आप डिस्काउंट करोगे 10 साल से, कितना आता है? 44,90,662। फिर उसके बाद 75 के एज पे लिक्विड में कितना डाला? 1 करोड़ 55,133,97। अब कोई तो अमाउंट डाला होगा 60 के एज पे जो 15 साल के बाद 1 करोड़ 55 बन गया। हाँ, तो वो है 32,42,367। और सेम चीज लास्ट वाले के साथ भी करना है, 188,74,420, क्योंकि ये भी 20 साल इक्विटी में था। 2341068। और पहले वाला जो था वो 86,14,039। कितना हो जाता है? तो आता है आंसर ये वाला, 249,078,682 मिला। हाँ तो समझ में आया अब ये क्वेश्चन? हाँ हाँ समझ आ गया। सिद्धांत, आपको कोई डाउट है? और एट्थ क्वेश्चन में डाउट है, एट्थ वाला या सेवन्थ वाला कुछ था ना, वो क्रेडिट कार्ड वाला, उसमें वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है उसमें, मेरे को खुद को डाउट है उसमें कि व्हाट हाँ एग्जैक्टली वो उसमें डाउट क्वेश्चन है। है। मुझे सिर्फ उसमें एक ही अमाउंट आया जो लेट फी का था, वो बाकी नहीं कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा वो, कि क्या हाँ वो उन्होंने उससे किया है। एल्गोरिथम क्लियर मेंशन नहीं किया है। वो मैं आपको बाद क्योंकि में मैंने बताऊंगा। उसका फॉर्मूला गूगल पे भी सर्च किया तो कुछ अलग दिखा रहा है। ओके, ठीक है। द कपल है, ये एस्टेट प्लानिंग के ऊपर है। द कपल हैज नॉट गिवन एनी थॉट। सर और एक था, एक डाउट था जो बोलो। हमने वो कल किया था ना, जो मैंने आपको डाउट पूछा था कि वो पीवी निकालना है और उसके बाद उसमें पीएमटी करना है, कुछ क्वेश्चन था ये। कौन सा वाला? हाँ ये था, फोर्थ फोर्थ फोर्थ। हाँ तो इसमें जो हाँ। ये एसआईपी अमाउंट है ना, वो मेरा हम्म। 19,000 नहीं आ रहा। उसमें क्या फॉर्मूला लगा है पता नहीं चल रहा। आता है ना, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में 9,20,000 डालोगे, हाँ अगर आप तो उसमें ड्यूरेशन कैसे? में 5 इयर्स डालोगे, हम्म। और अगर आपका रेट है, इसका क्या है, अग्रेसिव हाइब्रिड है ना, एग्रेसिव हाइब्रिड का रेट कितना है? 9.5। 9.5। हाँ, 9.5 डालोगे, पी बाय वाई आपका 12 रहेगा। हम्म। तो क्या आ रहा है आंसर? नहीं मेरा कुछ अलग आ रहा है, फिर भी मैं एक बार करके देखता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू में 920 रखना है। हाँ, हाँ। और हमें पीएमटी निकालना है राइट। 9.5 के हिसाब से। तो आता है ना 19,008। आपने उसको प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू वैल्यू में, में पकड़ा होगा 9,20,000 को। ओके यस मैंने फ्यूचर वैल्यू में पकड़ा था। वो नहीं है उसमें, क्योंकि ये जो 14,20,000 है, 5,00,000 9,20,000, इसको हम प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं, तो ये आपके प्रेजेंट वैल्यू में जाएगा ना। हमने डिस्काउंट करके यस कैलकुलेशंस किया है। प्रेजेंट वैल्यू निकाला हमने जो 14 lakhs का है,
हाँ, उसमें से ऑलरेडी उसके पास 5 लाख है, तो वो एग्जैक्टली। माइनस कर दिया। हाँ, और फिर बचा 920। राइट, तो वो पीएमटी के फॉर्मूला में प्रेजेंट वैल्यू पकड़ना है, नाइन राइट, ट्वेंटी राइट, क्योंकि ओके, ये मैं एक फ्यूचर बार कैश करके। फ्लोज की आज की वैल्यू है। ओके ओके, तो ऐसे क्वेश्चन सभी इसे अप्रोच से करने हैं। हाँ, मतलब देखो अभी क्या है ना, जो मैंने कल एक पॉइंट आपको बोला था अगर याद होगा, कि अगर आप एक एक करके सारे साल का फाइंड करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि आंसर आपको आएगा नहीं, आंसर आएगा, लेकिन वो मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। यस। तो द इजिएस्ट वे इज कि आप सारे कैश फ्लोज का आज प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो, और फिर आप उसको यूज करके एसआईपी निकालो। इवेंचुअली क्लाइंट को क्या चाहिए, आपने बोला 19,000 एसआईपी करना है, वो 19,000 करेगा। अब उसको जब जब चाहिए तब तब आपको वो पैसे निकाल के देना ओके। है। आप हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप पहले साल में आपको इतना लगने वाला है, दूसरे में इतना लगने वाला है, तो दूसरे साल के लिए आप इतना ही एसआईपी करो, थर्ड के लिए आपको एसआईपी बढ़ाने की जरूरत है, फोर्थ के लिए आपको और बढ़ाने की। तो क्लाइंट के लिए बहुत अनक्लियर हो जाएगा ना वो। राइट। तो दिस इज द convenient way through which you can find answers to such questions. ओके। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन इज, द कपल हैज नॉट गिवन एनी थॉट on the estate planning aspect. However, they have certain nominations as beneficiary to their properties and life insurance. तो आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा बिफोर यू चार्ट आउट अ म्यूचुअल विल? अब ऑप्शंस क्या है? दे शुड अलाइन ऑल नॉमिनेशंस विद रिमूवेबल प्रॉपर्टी and life insurance policies with what they propose as true beneficiaries in the will, or else these would be considered under will substitute. Will substitutes मतलब क्या, कि अगर आपका विल बन गया है उसके बाद अगर मतलब विल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या व्हाट डू यू से, मतलब विल के विल के ऑल्टरनेटिव में अगर कुछ ऑप्शन है तो नॉमिनेशन को कंसिडर किया जाएगा। मैंने जब लेवल 3 भी पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको उसमें पॉइंट भी बोला है कि इफ योर नॉमिनेशन एंड विल डज नॉट मैच इट कैन अराइज टू डिस्प्यूट। तो आपका विल बनाने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। सेकेंड इज, दे शुड रिलेट इन द विल the same beneficiaries as are the nominees in their immovable property and life insurance to keep the alignment and make it free of any conflict. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको विल को नॉमिनेशन के हिसाब से मैप करना है, लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप अपने नॉमिनेशन को विल के हिसाब से मैप करो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। यस सर। कि आप जब विल के हिसाब से नॉमिनेशन मार्क करते हो तो फिर वो ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि विल विल सुपरसीड नॉमिनेशन। अगर आप नॉमिनेशन के हिसाब से विल करोगे तो नॉमिनी में हो सकता है आपने टाइम बिंग के लिए किसी को रखा हो, बट इवेंचुअली विल तो आपका स्ट्रॉन्ग पेपर है ना, कि जहां पर आपने सोच समझ के उस इंसान को रखा है जिसको आप जो एसेट देना चाहते हो। तो ये वर्ड प्ले में आपको समझना है कि कैसे बोल रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है दैट यू शुड अलाइन ऑल नॉमिनेशंस टू देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर द विल, एज पर द बेनिफिशियरीज इन द विल। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है दैट यू शुड कीप द सेम बेनिफिशियरीज इन द विल जो आपने नॉमिनेशन में रखा है। थर्ड, दे शुड कवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लाइफ इंश्योरेंस अंडर रेसिड्यू क्लॉज। रेसिड्यू क्लॉज सबको याद होगा। रेसिड्यू क्लॉज मतलब वो क्लॉज जिसमें बाकी सारे एसेट्स आ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े एसेट्स मेन क्लॉज में कवर हो जाते हैं, और जो छुटपुट एसेट बच गए वो रेसिड्यू क्लॉज में आते हैं। अभी इंश्योरेंस और इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिड्यू क्लॉज में आने वाले एसेट्स है क्या? नहीं। 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 एंड लास्ट इज दे शुड नॉट इंक्लूड देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अंडर म्यूचुअल विल। क्यों नहीं इंक्लूड करे भाई? विल में तो इंक्लूड होना ही चाहिए ना ये सब बड़े बड़े एसेट्स, वरना विल का फायदा क्या है? विल छोटे मोटे एसेट्स के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली द आंसर टू दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप ऐसे ऑप्शंस को समझ के पढ़ोगे ना तो फिर आपके लिए आंसर फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा।
12th क्वेश्चन पे आते हैं। राजकुमार हैज अवेल्ड अ कार लोन ऑफ रुपीज 7.5 lakhs इन मार्च 2021 at a floating rate of 8.5% on reducing balance basis for a term of 7 years। 7 साल का लोन था। There is a prepayment penalty of 2% of the repayable principal amount after completing 5 years in the loan tenure। मतलब सॉरी, बिफोर कंप्लीटिंग 5 years, मतलब अगर आप 5 साल से पहले रीपे करते हो तो क्या है, 2% का प्रीपेमेंट पेनल्टी है। The lender has recently informed Rajkumar of a rise in applicable interest rate by 1% effective from 1st May 2024। 1st May 2024 से क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। एंड द रिजल्टेंट हायर ईएमआई इन सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब क्या है, देखो इफेक्टिव है 1st मई से। अब मई का ईएमआई आप कब भरोगे, जून में, तो इवेंचुअली ये जो न्यू रेट का इम्पैक्ट है ये आपके जून के ईएमआई से आएगा। Period of a 7-year tenor or an increased tenor if EMI is retained as original। मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो रही है। अगर आप ईएमआई सेम रखते हो तो टेन्योर बढ़ जाएगा, अगर आप ईएमआई चेंज करते हो तो टेन्योर सेम रहेगा, ईएमआई का अमाउंट बदलेगा। ही आस्क यू वेदर टू रिटेन और प्रीपे द लोन, व्हाट वुड यू एडवाइज हिम इन दिस मैटर। अभी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। पहले चीज आप क्या करोगे, ईएमआई का अमाउंट निकालेंगे। ईएमआई का अमाउंट निकालोगे। ईएमआई का अमाउंट इज 11,877। आपको पता है सेट आपका एंड रहेगा, ड्यूरेशन आपका रहेगा 84, 7 years का लोन है। एक्सेल में करोगे तो 8.5% का जो रेट है उसको डिवाइड बाय 12 करोगे, मिल जाएगा। कैलकुलेटर में 8.5% रखो, सी बाय वाई 12 कर दो और आप पीएमटी फाइंड करोगे तो 11,877 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ईएमआई फाइंड हो जाएगा। उसके बाद अभी ये जो रेट चेंज हो रहा है ये कब चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है मई से। तो आपने कितना ईएमआई भर दिया तब तक। अब देखो पहला ईएमआई आपने कब भरा होगा, अप्रैल 21, बराबर। हम्म। तो अप्रैल 21 से मार्च 22 हुआ 12 महीना। फिर अगेन अप्रैल 22 से मार्च 23 हुआ अगेन 12 महीना। देन अप्रैल 23 से मार्च 24 हुआ 12 months। देन स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन हाउ मच, उसके बाद आपका दो अप्रैल और महीने मई, बराबर, हाँ, 24 अप्रैल टू मई 24, ये हुआ 2 महीना। टोटल हुआ 38 ईएमआई आपके पेड हो गए। तो अभी आप क्या करोगे, एन है 84, उसमें से 38 माइनस कर दो, जो बच गया वो ईएमआई होगा आपका। आय आपका सेम रहेगा क्योंकि हम बैलेंस हमेशा पिछले रेट पे निकालते हैं। आपका पेमेंट्स क्या रहेगा, 11,877 जो आपको मिला था वो ईएमआई रहेगा। फ्यूचर वैल्यू तो जीरो ही होता है हमेशा। कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो पी बाय वाई सी बाय वाई 12, वरना एक्सेल में तो इसकी जरूरत नहीं है। एक्सेल में आप 8.5% को डिवाइड बाय 12 करते हो, उसको यूज करते हो, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। बैलेंस आपका कितना होगा, 4,64,885। अब 4,64,885 है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका रिवाइज्ड ईएमआई क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी रेट इफेक्ट है उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट है हायर ईएमआई पे। मतलब आपका ईएमआई बढ़ रहा है। अब आपका ईएमआई बढ़ रहा है मतलब स्टेप क्या रहेगा आपका, ड्यूरेशन रहेगा 46, आय आपका रहेगा 9.5% बिकॉज रेट बढ़ गया है। प्रेजेंट वैल्यू आपका ये रहेगा 4,64,000, फ्यूचर वैल्यू जीरो रहेगा। आप पीएमटी फाइंड करोगे तो पीएमटी आएगा 12,097। 12,097 आ जाएगा। तो अब आप कितना ज्यादा भर रहे हो, देखो पहले आपका क्या था, पहले आपका था 11,877, अब है 12,097। तो अभी आप कितना एक्स्ट्रा भरोगे पर ईएमआई। 220। 420 नहीं है, 220 बोला क्या आपने।
हाँ हाँ 220। ओके, 220। आप 220 भरोगे और आपका कितना ईएमआई बाकी है? 46। टोटल कितना हो जाएगा? 10,120। 10,120। मतलब वन आप ट्वेंटी आने वाले टाइम में जो आपका रेट बढ़ा है, इसकी वजह से आपका जो डिफरेंस है यार, अदर एक्स्ट्रा पे हम जिसको बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा कितना पे करोगे, तो आप पे करोगे 10,120। अभी अगर आप प्रीपे करते हो तो आपके पेनल्टी कितना इंटरेस्ट रहेगा? रीपेमेंट चार्जेस क्या रहेगा? अब रीपेमेंट चार्जेस किसका होगा? 4,64 पे होगा ना? हाँ हाँ यस। तो कितना होगा? 9298। 9298 बराबर है, ये 9298 होगा। हम्म तो हम्म इवेंचुअली आपका डिफरेंस कितना हुआ? मतलब अगर आप कंटिन्यू करते हो तो 10,120 हम्म एक्स्ट्रा पे करते हो, नहीं करते हो तो 9298 हाँ करते हो, तो डिफरेंस कितना हुआ? 822 रफली। 822 अप्रोक्स। मतलब सिर्फ हाँ 822 के लिए आज मैं हम्म अपनी जेब से 4,65 पे करूं, इसमें कोई सेंस है? नहीं। नहीं। अगर कोई सब्सटैंशियल अमाउंट होता, आप बताओ, हम कैश में डील कब करते हैं? जब हमें कोई सब्सटैंशियल डिस्काउंट मिलता है तभी फायदा है ना कैश में हम्म डील करने का। हम्म अगर मेरा ईएमआई में इतना ही चेंज आने वाला है, मतलब पूरे 46 ईएमआई का मिला के 800 रुपए का ही चेंज है, तो फिर मैं क्यों आज हम्म अपने जेब से पैसे डालूं 4.5 लाख रुपया? इससे अच्छा ईएमआई भरते रहता हूँ, वो पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ, हम्म, है कि नहीं? हाँ तो वही आपका फोर्थ ऑप्शन सिलेक्टेड है, रिटेन द लोन एट इंक्रीज ईएमआई फॉर द रिमेनिंग टेन्योर, as the total additional outgoing will only be 821 in next 4 years. सर फिर ये इन्होंने ये नीचे ये जो लिखी है दो लाइन, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एट एन इंक्रीजिंग रेट, एक 91,592 हम्म। और एक 81,473, ये क्या है? और ये क्यों कैलकुलेट किया है, इसकी क्या जरूरत है? जो मैंने आपको अभी 10,000 जो भी डिफरेंस हाँ निकाला ना, ये मैंने आपको हाँ हाँ सिंपल वे में निकाल के दिया कि भाई हाँ मेरा डिफरेंस क्या है, रिवाइज ईएमआई और पुरानी ईएमआई का जो डिफरेंस है वो मेरा एक हाँ। ईएमआई का अमाउंट है। हम्म, ये इन्होंने क्या किया है कि एक्सेल में एक amortization का फंक्शन आता है, ओके जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन में कितना इंटरेस्ट पे किया। ओके तो ओके। उसमें क्या करते हैं, amortization फंक्शन में आप रेंज सिलेक्ट हम्म, करते हो कि रेंज वन ओके। और रेंज टू, तो रेंज वन विल बी ईएमआई नंबर वन, रेंज टू विल बी ईएमआई हम्म, नंबर टू। मतलब जैसे इसके केस में अगर आप देखोगे तो रेंज वन विल बी 39th ईएमआई टू लास्ट ईएमआई 84th ईएमआई। तो मैं हम्म, पुराने रेट पे भी निकालूंगा कि मैं टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, फिर मैं रेट चेंज हम्म, करके न्यू रेट पे भी निकालूंगा। तो ये 91,000 जो ओके। है, ये आपका क्या कहते हैं, नए, क्यूमुलेटिव आईएमपी आईपीएमटी भी रहता है। राइट, ये नए रेट के हिसाब से वाला इंटरेस्ट है 91,000, और 81,000 ये आपके हम्म, पुराने रेट वाला है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने आपको सिंपल वे ही हाँ सिखा दिया, ताकि आपका ठीक है। मतलब कहते हैं ना लॉजिक भी रहे और टाइम वेस्ट भी ना हम्म, हो। ओके। Now, coming on to the 13th question, the couple wants to set up a corpus, that is capital, for their vacations every year after 5 years. मतलब हर साल, लेकिन शुरू कब होगा? आज से 5 साल बाद। द वेकेशन विल कंटिन्यू अंटिल रवि राजकुमार एज ऑफ 70 ईयर, 70 साल तक, जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक वो कंटिन्यूड रहेगा। दैट इज फॉर अ टोटल ऑफ 21 ईयर। 21 ईयर्स कैसे हुआ? राजकुमार का एज कितना है आज? 45। 5 साल के बाद वेकेशन शुरू होगा, तब राजकुमार की एज क्या होगी? 50। मतलब पहला वेकेशन वो यहां पर जाएगा और हम्म, लास्ट वेकेशन 70, तो 50, 51 से लेके 60, और फिर 60 से लेके, तो ये 1 ईयर, ये 10, ये 10, हुआ 21 ईयर। ओके।
Okay. They want to have a dedicated fund that provides for vacation expense equivalent to current 1.5 lakh per vacation. आज का वेव रेट है. Such expense would increase by 8%. You advise them to accumulate and manage such expense in equity fund, which may return potentially 10% after tax per annum. अब देखो, यहाँ पे आपको 10% आफ्टर टैक्स दिया है, वहां पर आपको 11% दिया है. तो आपको रेट जो क्वेश्चन में दिया है वही लेना है. ये नहीं कि पीछे केस स्टडी में तो 11% दिया, मैं वो लूँ या ये लूँ. ओके. Okay. What equal amount should they invest annually for 18 years starting immediately? मतलब 18 साल तक वो कितना इन्वेस्ट करे until the year of Lakshmi's retirement to have enough funds to meet their vacation goal. देखो, लक्ष्मी की एज क्या है? 43. 43 में पहला इन्वेस्टमेंट जाएगा, 60 पे वो रिटायर हो रही है, तो टोटल ड्यूरेशन, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना जाएगा? 18 टू मीट देयर वेकेशन गोल. अब सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं. आपका 1.5 लाख का कॉस्ट है अभी का. पहले तो आपका वेकेशन शुरू हो रहा है 50 में, 5 साल बाद. तो एन आपका होगा 5 इयर्स, आई आपका होगा 8%. आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि मेरा वेकेशन का कॉस्ट 5 साल बाद क्या होगा. तो 5 साल बाद आपका कॉस्ट होगा 2,20,000. और ये कंटिन्यू रहेगा 21 ईयर्स तक. आपका रिटर्न रिटर्न होगा 10%. ठीक है. नाउ कंसिडरिंग कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना ये है कि आज उसकी वैल्यू लगभग क्या होगी. बराबर है. हाँ. तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेकेशन एक्सपेंसेस व्हेन दे बिगिन आफ्टर 5 ईयर्स. तो कितना उनका प्रेजेंट वैल्यू बनेगा? तो एन आपका होगा 21 ईयर्स. आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो क्या होगा? ये 10 माइनस 10% है ना, हाँ. 1.1 और 1 माइनस करके 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8%. 1.08. बराबर. 1.08. तो आपका रियल रेट वो हो जाएगा. और आपका जो क्या कहते हैं पीएमटी रहेगा वो 220 रहेगा. ये पीएमटी रहेगा. रियल रेट होगा आपका 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1.08. एन आपका होगा 21 ईयर्स. आपको पीवी फाइंड करना. ठीक है. नाउ हाँ. अभी ये तो 38,76,000 तो ये बात की वैल्यू है, लेकिन इक्विटी में तो हम आज से डालना शुरू कर रहे हैं ना. ऐसा तो नहीं कि इन्वेस्टमेंट विल स्टार्ट आफ्टर 5 ईयर्स. तो अगेन जो क्वेश्चन हमने वो वाला किया था, जो अभी सिद्धांत ने डाउट पूछा था, एजुकेशन लोन वाला, तो वही चीज हम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? वी आर फर्दर डिस्काउंटिंग दिस 38,76,000 टू बाय 5 ईयर्स. मतलब टिल दिस डेट ये 38,76,000 यहाँ की वैल्यू है 50 के एज की. हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू यहाँ की 45 के एज की. और रेट रहेगा 10%. क्यों? क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टेड है ना. यहाँ पर रियल रेट नहीं आएगा क्योंकि 45 से 50 तो कोई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है. तो यहाँ एन रहेगा 10%, एन रहेगा 5 ईयर्स, आई रहेगा 10%. 38,76,000 आपका फ्यूचर वैल्यू रहेगा. प्रेजेंट वैल्यू आपका रहेगा 24,06,000. और ये जो 24,06,000 है ये आपका प्रेजेंट वैल्यू में ही अमाउंट आएगा. और कंसिडरिंग 10% आप क्या निकालोगे? पीएमटी. पीएमटी. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी बराबर समझा. ठीक है. किसी को कोई डाउट? नहीं. तो इफ यू वुड हैव सीन इन दिस क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है इससे पहले वाला, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. हम वही चीजें कर रहे हैं. द ओनली थिंग इज स्टाइल थोड़ा अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि अगर आप सीधे रास्ते से करने जाओगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. क्योंकि उसको हर साल पैसे चाहिए, हर साल पैसे चाहिए, और वो भी इन्फ्लेशन रेट से चाहिए. मतलब एनुअली कितना इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड करना कितना टीडियस टास्क है. ये आप सीएमपीडी के फंक्शन से तो नहीं कर पाओगे.
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस. So this is the most easiest way of doing things. 14th question पे आते हैं. Rajkumar is planning to celebrate his 55th birthday in grand style at Las Vegas along with his wife. The trip cost 10 lakhs in current terms. आज का cost 10 lakhs है. कॉस्ट बढ़ रहा है 5% से. अब देखो राजकुमार की आज की एज है 45, तो 10 lakhs रुपीज आज का रेट है, बढ़ रहा है 5% से, तो बट ऑब्वियस 10 साल के बाद द अमाउंट विल बी डिफरेंट. He wants to invest for this goal now. You become a little creative and tell him a strategy where regular annual investment will be done 60% in equity, 30% in debt, 10% in gold through gold ETF for the first 5 years, after which portfolio will be rebalanced to 30, 60 and 10. मतलब 30 in equity, 60 in debt, 10 in gold. The asset allocation of annual investment will change in the same ratio. After which the whole amount will be transferred to liquid fund 1 year before the gold. एक साल पहले उसको गोल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो इफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी, डेट एंड गोल्ड इज 11, 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली एंड लिक्विड फंड का रेट 5.5 है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि लिक्विड, मतलब चलो लेट बिफोर आई आंसरिंग थोड़ा आप गाइड कर दो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. क्या लगता है कैसे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट 5 ईयर में हमें फॉर एग्जांपल 100 पकड़ना है और उसको डिवाइड करना है 60-30-10 में, बराबर. और वैसे वो पीएमटी जाएगा. राइट. और फिर 5 साल के बाद वो रिबैलेंस होगा. रिबैलेंस होने के बाद जिस रेशियो में रिबैलेंस हो रहा है उस हिसाब से वो पीएमटी आगे जाएगा. तो इट्स लाइक और ये क्यों उसके करना पड़ रहा है, 100 क्यों लेना पड़ रहा है? 100 इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि एक डेटा मिसिंग हो तो हम फाइंड करें, दो दो डेटा मिसिंग हो तो कैसे फाइंड करें, है कि नहीं? देखो इक्विटी में कितना जा रहा है, डेट में कितना जा रहा है, गोल्ड में कितना जा रहा है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों के रेट ऑफ रिटर्न अलग है कि नहीं? तो इक्विटी में आप कम इन्वेस्ट करोगे तो भी वो रेट ऑफ रिटर्न की वजह से ग्रोथ पकड़ लेगा, लेकिन डेट में आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो उस ग्रोथ को पकड़ पाए अपने शेयर की. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यस. तो बिफोर अज्यूमिंग कि 100 अज्यूम करते हैं, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि क्या वैल्यू होगी 55 के एज पे. तो 10 लाख का जो आज कॉस्ट है, कंसिडरिंग 10 years ऑफ ड्यूरेशन एंड इन्फ्लेशन रेट ऑफ 5%, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 16,28,894. 16,28,894. नाउ ये जो पैसा है यह एक साल पहले ही लिक्विड फंड में डाला हुआ था. मतलब जब वो 54 का था तब इसको लिक्विड फंड में डाल दिया गया था. तो लिक्विड फंड में कितना डाला होगा कि एक साल बाद वो इतना बन गया? तो एक साल से डिस्काउंट कर दो, एन आपका 1 रहेगा, रेट आपका क्या रहेगा? 5.5%. और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, ये आपका फ्यूचर वैल्यू होगा. बराबर. 15,43,976 बराबर है ये. सिंपल है, डिस्काउंट करना है. 16,28,894 को डिवाइड बाय कर दो 1.055 और डिवाइडेड बाय 1.055, तो ये 15,43,976. ठीक है. अब ये अमाउंट है यहाँ पे. तो जो 100 वाला मेथड आपने बोला वो अभी शुरू होगा. जैसे 45 to 50 इक्विटी का रेशियो रहेगा. इक्विटी का मतलब 60, 30 एंड 10. 50 से लेके 54 मतलब 4 साल वो रेशियो होगा 30, 60 एंड 10. तो पहले हम क्या करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे. 100 पर ईयर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो रही है पर एनम, राइट?
हम्म, पर एनम ही है ना, हाँ, रेगुलर एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, 45 to 50 में पहले हम इक्विटी का निकालेंगे कि 60 रुपीज इन्वेस्ट किया पर एनम 5 इयर्स के लिए, आय आपका रहेगा 11%, तो फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगा। डेट के लिए हम करेंगे, करेंगे पीएमटी होगा आपका -30, एन होगा आपका 5, आई आपका होगा 7%, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर होगा गोल्ड, पीएमटी होगा आपका -10, एन होगा 5, आई आपका होगा 8%, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। तीनों की फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगी, लगभग जो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 414.7, एक्यूरेट वाला बता रहा हूँ, 184.6 एंड 63.36। तो इसका कुछ तो टोटल बनेगा क्योंकि रीबैलेंस करना है, तो रीबैलेंस करने के लिए टोटल क्या आएगा इसका, 662.73। अभी ये अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट न्यू रेशो में फैल जाएगा, इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में। इक्विटी में जाएगा 30%, 30% कितना होता है 198.82। डेट में जाएगा 60% और यहाँ जाएगा 10%, 397.64। और ये कितना है 66.27। ये क्या बन जाएगा आपका नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू। पीएमटी क्या रहेगा, -30, -60, -10। रेट क्या रहेगा, जो रेट इनका 11, 7, 8 वही है, एन आपका रहेगा 4 इयर्स। समझ में आया। हम्म, फिर इसका टोटल जो बनेगा, मतलब जो इक्विटी 54th ईयर पे जो वैल्यू बनेगी इक्विटी की, इट विल बी रफली अराउंड हाउ मच, 458.66। डेट की वैल्यू 806.27, गोल्ड की वैल्यू 138.8। टोटल आपका हो जाएगा कितना, 8, 1403 ये आपका हो जाएगा वैल्यू। ये आपका टोटल वैल्यू हो गया। तो अभी क्या करेंगे, तो अगर आपने 100 रुपीज डाला तो आपका बना 1403.86। तो 1594, सॉरी 1543, हाँ 1543, 976 के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपको फिर ये आंसर आ जाएगा, रफ रफ आंसर आ जाएगा। समझ में आया, हम्म, पक्का। हाँ सर समझ आ गया। सिद्धांत आपको कोई डाउट है इसमें। नहीं। ये सम हमने इंट्रोडक्शन वाले में किया हुआ है, याद होगा तो, उस टाइम का समय है। वहाँ पे एक दो एग्जांपल्स ऐसे थे जहाँ पर वी डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच, बिकॉज एसेट एलोकेशन का ही समय जहाँ पर पता नहीं है किससे कितना आएगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। तब हम 100 अज्यूम करके सॉल्व करते थे। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, which is last question of this case study. They foresee the wedding of their daughters after they individually attain the age of 25 years. मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि अज्यूमिंग कि 25 ईयर्स पे उनके डॉटर्स की वेडिंग हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। द करंट एक्सपेंसेस फॉर अ मॉडेस्ट वेडिंग इज ₹30 lakhs, एस्केलेटिंग एट 5.5%। मतलब 30 लाख रुपया आज का खर्चा है वेडिंग का, हम्म, 5.5% पे। टू मीट दिस गोल यू सजेस्ट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, so you suggest investing in the current balances all ELSS schemes. Such investments have crossed the mandatory lock-in period, मतलब इनका mandatory lock-in period खत्म हो चुका है।
तो अभी ये पैसा फ्री है आपको निकाल के कहीं यूज करने के लिए. Additionally, you suggest they begin a monthly SIP towards this goal so that the required expenses for both the wedding occasions are in liquid fund जब जानवी का मैरिज होगा तब. अभी एज अगर आपको याद हो दोनों का, क्या एज है? जानवी का एज है 18 18 और जो दूसरी डॉटर का नाम क्या है? अक्षरा अक्षरा. 16। तो जब जानवी विल बी 25, मतलब वो उसकी मैरिज का टाइम, तो अक्षरा विल बी 23. एंड उसके बाद अक्षरा का और 2 साल का पीरियड है. लेकिन ये क्या बोल रहा है? दैट द बोथ वेडिंग ओकेजन्स का कॉस्ट जो है इट शुड बी अवेलेबल इन लिक्विड फंड. मतलब इस ड्यूरेशन में सारा कैपिटल लिक्विड फंड में होना चाहिए. So what kind of risk would they need on their investment if they could invest at equal amount of 45,000 per month? ये पूछ रहे हैं कि रिस्क कितना लेना पड़ेगा. रिस्क मतलब सी, रिस्क इन सेंस यहाँ पर रिटर्न्स की बात हो रही है. हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड. तो इवेंचुअली दे वांट टू नो कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स को कितना अर्न करना पड़ेगा टू एंश्योर कि अभी जो उनका ईएलएसएस में बैलेंस है वो और मंथली एसआईपी 45,000 की दोनों मिलके ये अमाउंट जमा हो जाए. आई होप इट इज क्लियर. हाँ सर। तो अभी देखो जानवी के लिए पहले 2 स्टेप तो सिंपल है. आपको दोनों का वैल्यू निकालना है फ्यूचर. जानवी का आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है. 30 लाख आज का कॉस्ट है, 5.5% है, तो फ्यूचर वैल्यू विल बी 43,64. सिमिलरली गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग कि आपको अक्षरा के लिए निकालना है. अक्षरा इज 16. बाय द टाइम शी विल गेट मैरिड उसका जो कॉस्ट होगा इट विल बी 48,57. लेकिन ये जो 48,57 है ये अक्षरा के 25 ईयर्स वाला पीरियड का है. मतलब जब अक्षरा 25 की हो जाएगी तब ये 48,57,283. लेकिन ये पैसा आ कहाँ से रहा है? लिक्विड फंड से. यस और नो? हाँ सर। यस. तो लिक्विड फंड से आ रहा है तो इसको 2 साल आपको डिस्काउंट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा कि लिक्विड फंड में कितना रहा होगा पैसा. तो अगर आप 48,57 को डिस्काउंट करके लेके आओगे, लिक्विड फंड का रेट कितना है? 6% है. 2 साल के लिए मतलब 43,22,964. और इसके पहले वाला कितना था? 43,64,037। 43,64. 037। कितना होता है टोटल? 86,87,002। 86,87,002 बराबर है. तो ये वही हो रहा है. तो मतलब यहाँ पर दोनों की वैल्यू मिला के टोटल जो लिक्विड फंड में है वो 86,87,002 है. तो बस सिंपल है. ये आपका बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू. एन आपका होगा 7 साल, मतलब 7 × 12 84. ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि इतना आपका ईएलएसएस में पड़ा हुआ है 9,25,000 दोनों का मिला के. आपका पीएमटी है ये -45,000, ये माइनस ये आपका पॉजिटिव रहेगा. आपको क्या करना है? आपको रेट ढूंढना है. 14 पॉइंट एक्सेल में ढूंढोगे तो आपको पर मंथ का रेट मिलेगा. इंटू 12 कर दो. कैल्सी में कर रहे हो तो डायरेक्ट यही रेट मिलेगा 14. ठीक है. हाँ सर। तो आई होप ये केस स्टडी करते वक्त थोड़ा आपको ये हुआ रहेगा कि मतलब हाँ यू मस्ट हैव फाउंड द टैक्टिक्स कि कैसे आपको इसको यूज करना है. यस.